Hey guys, welcome to my channel Learn with Hina. So if at all you are new to my channel, then please to subscribe the channel and press the bell icon to get all the notification about the latest video. Do subscribe the channel and please press the bell icon, okay, so that you will be notified about all the videos. So you can even join the Telegram channel. The channel name is also Learn with Hina. If at all you're new to my platform over here or even on Telegram, then just type the name Learn with Hina. Like this only you have to type and you will get my channel over there. Subscribe the channel over here on YouTube and join the channel on Telegram. The name is the same so that you will be not confused in finding it. So now here we are starting with paper 1 MCQ series. So I know till now we have completed around 400 questions of paper 1. So this is the new set of questions. So starting with it. So daily 10 p.m. the video will be live on my channel, on my YouTube channel. Okay. So you have to come daily live at 10 p.m. and solve the questions over here. Write your scores in the comment box. Try to answer as soon as I am answering you or showing you the answer. Before that only try to give the answers in the comment box. If at all you are having any doubt, feel to ask me at any point of the time. Now, question number 1. The individual difference among the learners arise due to. So क्या बोला गया है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं किसके बीच में, लर्नर्स के बीच में, वो किसके वजह से अराइज होते हैं, उनके एप्टीट्यूड और उनके इंटेलिजेंस के वजह से, उनकी पर्सनालिटी या उनके एटीट्यूड की वजह से, उनके प्रायर नॉलेज की वजह से, ये सभी की सभी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होगी. सो जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, तो वो आते हैं लर्नर्स के बीच में उन सभी की सभी चीज़ों को इन्वॉल्व करते हुए. मतलब उनकी कैपेबिलिटी कितनी है, उनकी इंटेलिजेंस क्या है, उनकी पर्सनालिटी क्या है, उनका एटीट्यूड का कैसा है किसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, या उनकी प्रायर नॉलेज क्या रही है कोई भी सब्जेक्ट में या कोई भी टॉपिक में. तो ये सबके अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं. मतलब कोई भी एक इंसान सब में इक्वल नहीं होता है. ज़रूरी नहीं है कि सबके पास में सेम दिमाग हो या सबके साथ में या सबके पास में सेम कैपेबिलिटी हो. अब अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे आपको देना चाहूँ, तो आप में कैपेबिलिटी होगी एक साथ 4 घंटे बैठ के पढ़ाई करने के लिए. बट अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा मैं एक प्लेस पे बैठ के नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन टूट जाता है. तो मुझे बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं और अच्छे से तैयारी कर सकूँ. सो सबका डिफरेंसेस देख लो. अभी यहाँ पे एटीट्यूड भी आपका अलग होगा. अभी आपको ऐसा होगा कि कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको ईयरफोन लगाते सॉन्ग्स सुनते हैं और ऐसे टाइम पे उनकी पढ़ाई होती है. और मैं ऐसी बंदी हूँ, तो मुझे पूरी शांति चाहिए. मतलब मेरे रूम में अगर कोई आके बैठ भी जाए ना, तो मैं पढ़ भी रही होंगी ना, तो मैं बुक बंद कर दूंगी. और मैं कई बार गुस्सा भी कर दूंगी, यार जाओ तुम बाहर, मुझे पढ़ने दो, अभी ये मेरा टाइम है. सो इस तरीके से अलग अलग एटीट्यूड भी होते हैं लोगों के. सो ये सभी सभी की सभी चीज़ें डिफर करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. सो एक काम आपको करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपका CBCS कब आया था. ठीक है, ईयर बता देना मुझे कब आया था ये. सो आपको बेस्ट एडवांटेज यहाँ पे पूछा गया है, इसका बेस्ट एडवांटेज आपको बताना है. सो इम्प्रूविंग क्लासरूम अटेंडेंस. क्या CBCS आने का मतलब ये था कि आपके क्लासरूम में अटेंडेंस अच्छी हो जाए? ये तो पॉसिबल नहीं होगा. क्यों पता है, अब मैं बताती हूँ. अभी अगर कोई एक स्ट्रिक्ट टीचर है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वो. अब वो अगर आपको ऐसा बोल दे, अगर तू मेरे क्लास में नहीं आया तो मैं तुझे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दूंगी या प्रोजेक्ट आपका एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तो इस वजह से भी बच्चे अटेंडेंस के लिए क्लासरूम में आके बैठते हैं. सो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपका कैंसिल हो ही जाएगा यहाँ पे. चलो, मेरे को आपका आंसर नहीं बताना है, वो आपको डिसाइड करके कमेंट बॉक्स में लिखना है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी क्यों नहीं होते. सो ऑप्शन बी, हेल्पिंग टीचर टू कंप्लीट सिलेबस ऑन टाइम. क्या इसलिए कि टीचर सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट कर पाए, या शिफ्ट इन द फोकस फ्रॉम द टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक, इस वजह से आया था, या reducing एग्जामिनेशन एनजाइटी अमॉन्ग स्टूडेंट्स. सो आपको आंसर बताना है. काफ़ी टाइम मैंने दे दिया है इस क्वेश्चन पे, तो चलिए आंसर देखते हैं इसका. सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्यों, क्योंकि जो आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इसीलिए आया था क्योंकि पहले के टाइम पे, अगर मैं बात कर लूँ 2005 के पहले, अप्रोच टीचर सेंट्रिक ही होती थी.
जब बाद में ये आया था तो इस वजह से स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया था। तो मतलब स्टूडेंट्स को ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए चीज़ें को डिसाइड किया जाता था, क्या पढ़ना है, कैसे करवाना है, वो स्टूडेंट्स को पूछा जाता था। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, which among the following is the best field of study to improve the ability of student to experiment and analyze? So यहाँ पे क्या बोला है, फिर से पढ़ना, कि इसमें से कौन सा बेस्ट फील्ड ऑफ स्टडी माना जाता है जहाँ पे स्टूडेंट की एबिलिटी एक्सपेरिमेंट करना और किसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए इम्प्रूव की जाती है। सो वो कौन सी फील्ड है? क्या वो इकोनॉमिक्स है, क्या वो लैंग्वेज है, साइंस है, या हिस्ट्री है? सो जो बेस्ट फील्ड यहाँ पे मानी जाती है वो आपकी साइंस है। हमें सबको पता है साइंस के अंदर ही हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन एक्सपेरिमेंट को हम एनालाइज करते हैं। सो ये बेस्ट फील्ड स्टडी मानी जाती है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना जहाँ पे आपको कीवर्ड से ही पता चल जाता है कि क्या आंसर इसका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो द कंपोनेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन आर। सो यहाँ पे आपको रिसर्च डिज़ाइन के कुछ कंपोनेंट्स दे रखे हैं, उसमें से आपको पहचानना है कि ये इसमें से कौन कौन से कंपोनेंट है रिसर्च डिज़ाइन के। ये पॉइंट्स है और लास्ट में कोड्स आपको दे रखे हैं। इन ऑप्शंस के थ्रू आपको एलिमिनेशन मेथड अगर आता है, मैंने बताया हुआ है कैसे करना है। अगर आपको अप्लाई करना आता है तो ज़रूर अप्लाई करना है यहाँ पे। सो मैं रीड अप करती हूँ। फर्स्ट है कंपैरिजन, कंट्रोल, रिएक्टिविटी, मैनिपुलेशन, नॉन रिप्रेजेंटेटिवनेस या जनरलाइजेशन। सो आपको अब यहाँ पे बताना है कि रिसर्च डिज़ाइन के क्या क्या कंपोनेंट्स है। ये ऑप्शंस दे रखे हैं, टाइम ले लो और आंसर बता देना। चलो एक बार फिर से देख लो इसमें से और डिसाइड करो। चलिए बताऊँ आंसर? चलो चलते आगे। सो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन 2। कैसे? अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाते थे तो सबसे पहले मैं जिसको किक मार के बाहर निकालूंगी ना वो नॉन रिप्रेजेंटेटिवनेस होगा। क्यों? क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पे क्या बोला गया है कि नॉन रिप्रेजेंटेटिवनेस दे दिया है यहाँ पे, तो ये तो जाहिर सी बात है ये हट ही जाएगा। तो अब जहाँ जहाँ पे मुझे ई दिखेगा वो मैं हटा दूंगी। इट मीन सभी के सभी में ई आ ही रहा है, सिर्फ बी में नहीं है, मतलब सेकेंड ऑप्शन में नहीं है। 1 में भी था, 3rd में भी था, 4th में भी था। इट मीन्स आपका आंसर ऑटोमेटिकली यहाँ पे निकल के आ जाता है ऑप्शन बी। सो कंपोनेंट क्या क्या है देख लेते हैं, चलिए। सो कंपैरिजन आएगा, कंट्रोल भी हम करते हैं, देन रिएक्टिविटी हम नहीं देखेंगे, नॉन रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं रहेगा, मैनिपुलेट करेंगे अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं किसी चीज़ को तो मैनिपुलेट भी यहाँ पे करेंगे, और जनरलाइज तो हम करेंगे ही करेंगे। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फॉर्मूला ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स डिपेंड्स अपॉन व्हाट। सो जो फॉर्मूला होता है रिसर्च प्रॉब्लम का वो किस पे डिपेंड करता है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द रिसर्चर्स चॉइस, व्हाट आर द स्पेसिफिक, यहाँ पे स्पेसिफिक आएगा, व्हाट आर द स्पेसिफिक क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्सेप्चुअल मॉडल, व्हाट नेगेटिव फैक्टर्स टू रिसर्च अबाउट, रीजन फॉर अनलिमिटिंग द स्टडी, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। सो जो फॉर्मूला होता है रिसर्च प्रॉब्लम की वो किस पे डिपेंड करता है वो आपको यहाँ पे बताना है। सो यहाँ पे भी आपका एलिमिनेशन मेथड काम करेगा, बस पहले देख लो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो रिपीट नहीं होने चाहिए। चलो मैंने तो ढूंढ लिया है, अब आप ढूंढ लो। चलिए आंसर शो कर दूँ। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि रीजन फॉर अनलिमिटिंग द स्टडी कैसे हो सकता है, रीजन फॉर लिमिटिंग द स्टडी आएगा। तो ई तो यहाँ पे आपका गया, तो ई फिर से सब में था, चला गया। चलो ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरी वो बात कर रहा था नेगेटिव का, एक मिनट मुझे किधर दिखा था नेगेटिव, हाँ ये रहा। सो ये नेगेटिव वाला पॉइंट भी मैं काटूंगी। तो वैसे तो सब कट ही गया था ई के वजह से, बट आप चाहो तो और ज़्यादा एश्योरेंस या और ज़्यादा एश्योरिटी अगर आपको चाहिए हो तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो। इट मीन्स अब यहाँ पे आपके कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे? ऑप्शन ए वाला आ जाएगा एक तो आपका, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द रिसर्चर्स चॉइस, फिर व्हाट इज़ द स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ जाएगा, कॉन्सेप्चुअल मॉडल हम इतना नहीं देखेंगे, नेगेटिविटी भी हम नहीं देखेंगे, लिमिटिंग भी
अनलिमिटिंग नहीं देखेंगे, लिमिटिंग देखेंगे और हाइपोथेसिस हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो ए बी सी एक था और एफ, ठीक है, ए बी सी एफ। सो ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि नेगेटिव और अनलिमिटिंग ये अपने आप में ही, अगर मैं यहाँ पे नॉट डाल दूँ ना, तब ये करेक्ट हो जाएंगे दोनों, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस आज के पसंद आए होंगे। कमेंट में आपके स्कोर ज़रूर बताना, एंड हो सके तो आपके फ्रेंड्स के साथ में भी ज़रूर शेयर करना ये सब क्वेश्चंस। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।